आप सबका स्वागत है कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोटी में। भेड़ बकरी पालन की जो ट्रेनिंग है चल रही है यहाँ पर, उसके लिए आप आए और आपका मकसद इसके साथ में और भी है कि गवर्नमेंट योजनाओं का फायदा कैसे लिया जाए। तो दोस्तों अपने शुरू से ही मैं बता देता हूं आपको, टाइम अपने पास खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की 2 योजनाएं अपने भेड़ बकरी पालन से संबंधित चल रही हैं, जिनमें अपने सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो चल रही है पीएमईजीपी स्कीम और एक है एनएलएम स्कीम। ठीक है, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। एनएलएम के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पीएमईजीपी स्कीम है वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्कीम है और नाबार्ड द्वारा संचालित है, जिसमें अपने भेड़ बकरी पालन पर 10 लाख तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और उसमें अपने को 35% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से न बता के आपको एनएलएम के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्यों अभी ये स्कीमें चल रही है। तो दोस्तों एनएलएम यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन योजना 2013-14 से ये योजना चल रही है। लेकिन पहले ये योजना 500 बकरी और 25 बकरों के लिए चल रही थी, जिसमें केवल जो बड़े व्यवसायिक संस्थान हैं या बड़े बिजनेसमैन है वो ही अप्लाई कर सकते थे। छोटे किसान है वो इसमें शामिल नहीं थे। तो सरकार को, गवर्नमेंट को यह लगा कि इसमें छोटे किसानों को भी शामिल करना चाहिए, तो उन्होंने इस योजना को और छोटे स्तर पर भी लागू कर दिया। अब इसके 5 सेगमेंट आपके सामने हैं एनएलएम योजना के, जिसमें कम से कम अपने 100 बकरी और 5 बकरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 नंबर पर 200 बकरी प्लस 10 बकरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है 300 बकरी 15 बकरे। चौथा है 400 बकरी 20 बकरे और पांचवा है 500 बकरी 25 बकरे। यानी कि अब इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अलग अलग सेगमेंट की। तो मैं आपको छोटे स्तर वाली बताता हूं, बाकी आप 5 गुना कर लेना, उसका 5 मल्टीप्लाई कर लेना, 5 गुना, अपने आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर बकरी पहली रखनी जरूरी है कि? पहला सवाल तो यही आता है। तो ये नई योजना है, नए किसानों के लिए, नए बिजनेस के लिए। इसमें पहले आपके पास कितनी भी बकरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर बकरी खरीदनी कब है? जब आपकी स्कीम पास हो जाए, आपका पेमेंट अकाउंट में आ जाए, पहला पेमेंट, तब आपको अपना जो बकरियों का जो शेड है वो बनाना है। उसके बाद ही आपको बकरियां खरीदनी है। अब शुरुआत करते हैं कि अपनी शुरुआत कैसे करें। सर हमें यह बताओ कि योजना के बारे में जानकारी, लेकिन शुरुआत कैसे करें, कहां से क्या क्या करें। देखो सबसे पहली चीज है ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग आज आपकी यहां हो गई है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यह सर्टिफिकेट आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास 100 + 5 बकरियों के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 2.25 बीघो जमीन होती है। तो आपके लगभग 3 से 4 बीघो जमीन आपके पास खुद के नाम भी हो सकती है। पुश्तैनी जमीन है तो उसको भी आप लीज लिखवा सकते हैं 5 साल के लिए। किसी दूसरे से भी, अनजान आदमी से भी आप जमीन है वो 1.5 एकड़ जमीन लीज पर ले सकते हैं 5 साल के लिए। जमीन वाली बात कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें क्या है कि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको प्रोजेक्ट बताता हूं। 100 + 5 के लिए अपना कितना प्रोजेक्ट बन सकता है, कितनी अपनी सब्सिडी आएगी और कितना अपना बैंक लोन होगा, खुद का पैसा कितना लगाना है अपने को। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 100 + 5 बकरियों के लिए अपना प्रोजेक्ट बना 25 लाख का, तो 100 + 5 बकरियों के लिए मैक्सिमम सब्सिडी अपने को 10 लाख तक मिल सकती है, या तो 50% टोटल लागत की, या मैक्सिमम 10 लाख। अगर अपना 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख सब्सिडी आ जाएगी, और 25 लाख का प्रोजेक्ट है तो भी 100 + 5 बकरियों के लिए 10 लाख की सब्सिडी आएगी। क्यों? अपने 100 + 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सब्सिडी मैक्सिमम 10 लाख है 100 + 5 के लिए। इसे आप गुणा करते जाना, 500 + 25 तक के ये सब्सिडी 50 लाख तक हो जाएगी 5 गुना। तो अपने एक उदाहरण 100 + 5 का लेके चलते हैं। ये सब्सिडी होगी, और 25 लाख में से ये मान लो 10% अपनी खुद की पूंजी होनी चाहिए। 10% का मतलब 2.5 लाख के लगभग हो गया, 25 लाख का हो गया ना। अब ये पूंजी कैसे दिखा सकते हो, आपके पास है या नहीं? आप बैंक एंट्री में, स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। पेमेंट डलवा के अकाउंट में उसकी एंट्री करवा लो, वो आपका प्रूफ हो गया कि आपके पास ये पेमेंट है। वो आप फार्म लगाओ उस समय साथ में लगा देना, तो ये अच्छी बात रहती है। हालांकि इसकी सब जगह अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप लगा दो तो अच्छा रहता है। अब बात करते हैं बैंक लोन की। तो इसमें लगभग 12.5 लाख अपनी पूंजी बच गई, 10 लाख सब्सिडी हो गई, 2.5 लाख के लगभग अपनी सेल्फ पूंजी हो गई, खुद की पूंजी, और 12.5 लाख अपना बैंक लोन हो गया। उसके लिए आप किसी भी सार्वजनिक बैंक से बात कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक भी बात कर सकते हैं, और जो सरकारी बैंक है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन बैंक में जाने के बाद हर बैंक इसका एनएलएम का लोन नहीं करेगा।
सबसे पहले जाते ही बैंक में क्या पूछना है कि सर आप एग्रीकल्चर लोन करते हो या नहीं करते। वो यस करें तभी अपने स्कीम के बारे में चर्चा करनी है। अब वो लोन नहीं करेंगे तो देखो, अपने भी 10 रुपए किसी को देते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि वापस देने वाला है या नहीं, सोचते हैं ना, तो बैंक भी ये चीज सोचेगा, क्योंकि उसको सब्सिडी से इनसे मतलब नहीं है, आप क्या करते हो उससे मतलब नहीं है। उसको तो पहले ये देखना कि वो जो लोन देगा वो टाइम पर आप चुकाओगे या नहीं चुकाओगे। तो उसके लिए आप कोई भी गारंटी दे सकते हो, आपके नाम जमीन है, प्रॉपर्टी है, या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, उसकी गारंटी दिला दो, या आप आईटीआर जो इनकम टैक्स का रिटर्न की जो फाइल भरते हैं, कोई भी भर सकता आप में से, टैक्स देना जरूरी नहीं होता, आईटीआर कोई भी भर सकता है। आपकी चाहे 2 लाख पूंजी हो, 3 लाख हो, 5 लाख के नीचे टैक्स फ्री होती है। आप 4,90,000 पूंजी दिखाओगे तो उसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा, आपकी आईटीआर भी लग गई, ईमानदार भी साबित हो गए, आपने पूंजी शो कर दी, और लोन लेने में भी आपको आसानी होगी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आज से आपको क्या है कि आगे ये चीजें वो आपको करनी जरूरी है। हालांकि आईटीआर इसमें अनिवार्य नहीं है अपने लिए, जो कंपनी फर्म उनके नाम से आवेदन करते हैं बकरी पालन में, उनके लिए जीएसटी भी जरूरी है और इनकम टैक्स की फाइल भी जरूरी है। अपने जैसे सिंगल किसान आवेदन करते हैं उनके लिए आईटीआर जरूरी नहीं है और न ही जीएसटी जरूरी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब बैंक वाली बात है वो अपने स्तर पर आप कर लोगे कि भी कैसे उनको मनाना है, आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी दिखा के उनको यस करवा लेनी है। उनको क्या बोलना है बैंक को जाके, सबसे ज्यादा समस्या यह आती है कि बैंक को जाके बोले क्या। तो देखो, बैंक में जाने का भी टाइम होता है, लाइट है नहीं, मैनेजर साहब दुखी हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और पब्लिक की भीड़ है, उसमें जाके आप कहेंगे सर बकरी का लोन चाहिए, तो यस करेंगे? दुखी हो मना ही कर देंगे। तो ये हर चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज में मैं बारीकी से बताऊंगा आपको, ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस है मेरा इसलिए बता रहा हूं, हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है मेरे साथ है, वो चीज आपको शेयर कर रहा हूं। आप ऐसे समय जाओ बैंक में जिस समय बैंक में बिल्कुल एकदम भीड़ ना हो, या तो सुबह 10 बजे खुलते ही चले जाओ, या आप 2-2:30 बजे के बाद जाओ जिस समय मैनेजर साहब फ्री होते हैं, बिल्कुल आराम से बात कर सके आपके साथ। उनको जाके क्या बोलना है कि सर एनएलएम योजना में मैं आवेदन कर रहा हूं, 100+5 बकरियों के लिए आवेदन कर रहा हूं, जिसमें 10 लाख सरकार मेरे को सब्सिडी देगी और 2.5 लाख रुपए मेरी खुद की पूंजी है, 10% टोटल प्रोजेक्ट का, और 12.5 लाख सर क्या कि बैंक के लोन की जरूरत है। अगर आप यस करें तो मैं ऑनलाइन फॉर्म भर रहा हूं, उसमें आपके बैंक का नाम दे दूं। ये बात आपको बोलनी है। हाँ बिल्कुल, इसमें आप पोल्ट्री फार्म भी कर सकते हैं और पिग फार्म भी कर सकते हैं, और जो भेड़ बकरी की तो एक ही सिंगल स्कीम, आप दोनों रख सकते हैं साथ में, आधी आधी भी रख सकते हैं, प्रॉपर भेड़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉपर बकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। नस्ल कौन कौन सी है, कहां कहां बेस्ट रहेगी वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, वो बकरी पालन से संबंधित बात आ गई। तो अपने चल रहे थे बैंक में हो गई बात अपनी, तो मैनेजर साहब आपको 2-3 बात बोल सकते हैं, या तो ये कहेंगे आपका पहले से व्यवहार है तो वो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं हम कर देंगे, आप आवेदन कर दो, हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हम ओके कर देंगे। आपका व्यवहार पहले से है तब ये बात कहेंगे। उनको पता नहीं है तो आप जो योजना की पीडीएफ है वो आप साथ में लेके जाओ मोबाइल में गाइडलाइन की, अगर उनको पता नहीं तो गाइडलाइन दिखा दो। तीसरी बात वो या कहेंगे कि आप कुछ डॉक्यूमेंट आपके लेके आओ, भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर जो भी आपने बार बना रखे वो लेके आओ। चौथी बात है कि आपको लोन देने की कोई गारंटी है क्या, या आप वापस भर दोगे। तो 400-500 चीजें आप कॉमन से आदमी हो सब समझ सकते हो, वो आप पूर्ति कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक से यस हो गई, अपनी जमीन पूरी हो गई, मैंने बता दिया आपको, बैंक से यस हो गई। ये 2 काम अपने को पहले करने। अगर आपको डर है कि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है बैंक में पहले लोन में मैं फाल्ट हूं, तो आप लीज न लिखवा के पहले क्या करें, बैंक से बात करें। सबसे पहला काम बैंक वालों से करो आप। वो यस हो गई तब आप जमीन की व्यवस्था करो, और दोनों चीज आपकी ओके हो गई। अब आपको क्या बढ़ना है, अदर डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ना है। सबको मैंने लिस्ट दी है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट सभी आप रेडी करवाओ, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डीपीआर बोलते हैं जिसको, जिसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, कितनी बकरी खरीदेंगे, कितने बाय कितने का शेड बनाएंगे, क्या क्या उनका खर्चा आएगा, हरा चारा कितना खरीदेंगे, दाना कितना खरीदेंगे, कितनी बकरियां अपने 1 साल में बिकेंगी, कितनी मरेंगी, और कितना लाइट का चार्ज होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी डीपीआर में, वो बनवाओ। प्लस उसके अलावा आपके पास लिस्ट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बैंक की चेकबुक। अब बैंक वाली भी 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि सर जिसमें हमारा अकाउंट है वो लोन ना दे तो क्या करें, ये है ना मन में सवाल। तो ये बहुत ही इजी चीज है, आप लोन के लिए अलग बैंक चुन सकते हैं, और सेविंग अकाउंट जिसमें सब्सिडी आएगी वो बैंक आपका खुद का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लोन के लिए आप अपने बैंक से भी बात कर सकते हैं जहां आपका अकाउंट है, वो लोन नहीं यस करता है तो आप ऐसे बैंक से भी बात कर सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है,
किसी भी बैंक से लोन के लिए बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में लोन वाले बैंक की केवल नाम और आईएफएससी कोड दो ही चीज आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना अकाउंट होना जरूरी नहीं है, वो यस होने चाहिए। वो बाद की बात है कि वो लोन वाला पेमेंट के लिए आपको अलग से 1 घंटे में अलग नया खाता खोल देंगे, आपके सेविंग अकाउंट में भी पेमेंट डाल सकते हैं लोन के लिए। सब्सिडी अपनी सेविंग अकाउंट में आ जाएगी, जो परमानेंट 6 महीने से पुराना अकाउंट चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट उसी के लगेंगे, उसी की पासबुक लगेगी, उसी का स्टेटमेंट लगेगा। स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हैं बैंक से, जिसको एंट्री बोलते हैं, और उसी की जो कैंसिल चेक है वो भी उसी का लगेगा। एक जो बैंक मैंडेट फॉर्म होता है वो भी उसी बैंक का लगेगा, जिसमें आपके अकाउंट की डिटेल आके मैनेजर साहब की मोहर लगेगी, यानी वो वेरिफिकेशन होगा कि आपका अकाउंट बिल्कुल सही है, इस नाम से इस शाखा में है। तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक वाली समस्या खत्म। डॉक्यूमेंट आपके पास मैंने बता दिया। अब क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन आप खुद भी कर सकते हैं, कहीं ई मित्र वगैरह से भी करवा सकते हैं। थोड़ा इसका ऑनलाइन आवेदन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो डिटेल आती है वही डिटेल अपने को ऑनलाइन फॉर्म में भरनी पड़ती है। तो आम सीएससी वाला, आम ई मित्र वाला ये फॉर्म नहीं भर पाता है। कोई अनुभवी एक्सपीरियंस्ड आदमी है वही भर पाता है। तो इसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क करके आप हमसे भी आवेदन करवा सकते हो फॉर्म फीस देके। तो अगर आपको कोई भरने वाला नहीं मिलता है तो उसकी बात है। अब बात करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, ऑनलाइन आवेदन कर दिया, सब चीजें हो गई। अब अपना फॉर्म भरते ही जाएगा स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी के पास जयपुर। यानी हर स्टेट की एक स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी होती है जो इसके लिए निर्धारित की हुई है, एनएलएम के लिए। वो फॉर्म आपका चेक करेंगे, कोई कमी होगी तो वापस क्लैरिफिकेशन में भेजेंगे आपको। और अगर आपका फॉर्म ओके है, ये डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही है, तो बैंक में भेज देंगे। कौन से बैंक में? जिस बैंक से अपने लोन के लिए बात की है उस बैंक में वो फॉर्म आ जाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा? आप ऑनलाइन जो एनएलएम उद्यम की साइट है उस पर जाके मोबाइल नंबर से अपना लॉगिन करके, जिससे आपने फॉर्म भरा है, ओटीपी से अपना फॉर्म चेक करते रह सकते हैं कि अपनी कितनी स्टेप फॉर्म है वो पार कर गया है। 2 स्टेप तो आपकी फॉर्म भरते ही दिखा देगा। तीसरी स्टेप होगी कि आपका फॉर्म सिया ने बैंक में भेज दिया है, और बैंक से अप्रूवल होते ही 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगी। फिर स्टेट से ओके होते ही 5वीं स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक सेंटर से साथ सेंटर में एक स्कीम अप्रूव होगी अपनी, वहां से 7वीं स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपने थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूंगा आपको आगे, ठीक है। तो जो स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी है वो पहले आपका कई स्टेट में भौतिक सत्यापन पहले करवा लेते हैं। वो जिला स्तर से 1-2 कर्मचारी को जो पशु डिपार्टमेंट के हैं उनको भेज देते हैं, भी इस किसान की फाइल आई है, चेक करके आओ इसने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है या नहीं है, जो जमीन दिखाई है वो सही है या नहीं। वो आके आपका भौतिक सत्यापन करके चला जाएगा भी हाँ किसान सही है, जो उसने डॉक्यूमेंट लगाए वो भी सही है, जो जमीन जहां शेड बना रहा है वो भी सही है। तो वो भौतिक सत्यापन आपसे पहले भी करवा सकते हैं या बैंक से अप्रूवल के बाद भी करवा सकते हैं भौतिक सत्यापन। कई स्टेट में पहले होता है, कई स्टेट में बाद में होता है। तो वो भौतिक सत्यापन हो गया, बैंक से आपको पता चल जाएगा, क्लैरिफिकेशन में आएगा तो आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएगा कि आपका फॉर्म वापस भेजा गया है, और तो उसको आप कोई कमी है तो पूर्ति करो, आप वापस पूर्ति कर सकते हो। बैंक से अप्रूवल होने के बाद आपकी स्कीम है वो चली जाएगी वापस स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी के पास। भी उनको कंफर्म हो गया कि आदमी के डॉक्यूमेंट सही है और बैंक भी इसको लोन देने के लिए तैयार है, हो गया ना। अभी तक बैंक को लोन नहीं देना है, बैंक वालों को अभी तक पैसे नहीं देने अपने को, यानी वो हमें अभी तक लोन नहीं देंगे, चली गई। उसके बाद स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी क्या है कि अपने फॉर्म को केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र सरकार है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करके वो 2 लेटर जारी करेंगे। एक लेटर जाएगा अपने बैंक के पास लोन के लिए, एक लेटर जाएगा सिडबी के पास। सिडबी कौन? जो पीएमईजीपी में जो नाबार्ड पैसा देता है, वैसे ही एनएलएम में जो पेमेंट का भुगतान जो सरकारी संस्था है जिसके जरिए होता है वो सिडबी है। वो सिडबी के पास है सब्सिडी के लिए लेटर जाएगा। सबसे पहले अपने अकाउंट में आएगा बैंक का लोन। बैंक का लोन अपने अकाउंट में आते ही अपने को 25% राशि उसमें से यूज करनी है। शेड बनाना शुरू कर दो आप बकरियों के लिए, जहां भी निर्धारित किया है। 25% राशि जैसे ही आप यूज करोगे बैंक अपने लोन से, तो आपकी आधी सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब अपने पास पेमेंट कितना हो गया? अपनी खुद की पूंजी भी है, 12.5 लाख बैंक का लोन हो गया, 5 लाख अपनी सब्सिडी आ गई। ये सारी चीज मिला के आपको लगभग 20 लाख के लगभग हो गया। इसमें आपको पूरा सेट बनाना है, बकरियां खरीदनी है, 100 बकरी 5 बकरे, और भी जो बेसिक जो सुविधा होती है वो आप कर लेना। वो कंप्लीट करने के बाद आपका भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो जिला स्तर से भी आ सकते हैं, स्टेट लेवल पे से भी आ सकते हैं। वो आपका फॉर्म देख के वो फॉर्म लेके आएंगे, साथ में वो चेक कर लेंगे, हाँ बकरियां इन्होंने खरीद ली है, शेड भी इनका बना हुआ है, कोई भी पानी की व्यवस्था है वो सब इनकी कंप्लीट है। वो भौतिक सत्यापन होते ही आपका क्या है
50% जो सब्सिडी बची हुई है 5 लाख, वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब सर फार्म में कितना टाइम लगता है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम लगता है। महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में, वहां पर सेम डे फार्म चेक हो जाता है। अपने राजस्थान में अभी फार्म चल रहे हैं, फरवरी के कंप्लीट हो गए, लगभग मार्च के फार्म चल रहे हैं अभी चेक होने में। अभी जुलाई चल रहा है ना, तो मार्च तक के फार्म है, फरवरी तक के फार्म अभी तक अब राजस्थान में चेक हो चुके हैं। तो लगभग 2-3 महीने का टाइम फार्म चेक होने में लग जाएगा, तब तक आपको इंतजार करना है। तो अब एनएलएम से जुड़ी हुई कोई भी सवाल आपका, वो मेरे से पूछो। आप कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो फिर थोड़ा सा मैं नस्ल के बारे में बताऊंगा, कौन सी रखनी चाहिए आपको, क्या क्या केयर करनी है आपको नस्ल के बारे में। नहीं सर, ये अपने जो एसबीआई 3 बैंक है राजगढ़ में, जो 2 बैंक है जो पुराने एसबीबीजे थे, वो कभी एग्रीकल्चर का लोन नहीं करते। जो मेन ब्रांच है नंद प्लाजा के पास है, वो एग्रीकल्चर लोन करते हैं। एचडीएफसी के मैनेजर से मैंने पूछा था, बोले कोई आएगा तो हम कर देंगे, हम करते हैं एग्रीकल्चर लोन। वो करता है, वो भी कर रहा है। यानी मैंने शुरू में बता दी थी, हर बैंक एग्रीकल्चर लोन नहीं करता है, उनका मोटो होता है शुरू से ही। अपने क्या है कि जानकारी के अभाव में उस बैंक के पास चले जाते हैं जो बैंक उनका क्षेत्र नहीं है। अब देखो, होम लोन भी हर बैंक नहीं करता है, नहीं करता ना, तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर लोन भी हर बैंक नहीं करता है। तो ये जानकारी के अभाव में अपने क्या है कि निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा यहां होने का फायदा यही है कि मैंने ये जानकारी आपको बता दी, तो इससे आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एनएलएम से जुड़ा हुआ और भी कोई मन में शक सवाल कोई है, पूछो आप। हाँ पूछो, कोई भी मन में सवाल है तो। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास है, तरीका मैंने आपको बता दिया, कितनी जमीन, कैसे बैंक में बात करनी है, कैसे आवेदन करना है और कैसे अपने को इंतजार करना है, वो सारी चीजें हो गई। हाँ, ऐसा कोई ये चाहता है, अच्छा 2-3 चीजें ये चाहता है कि मैं अप्लाई कर दूं, फार्म ना करूं, तो ऐसा आदमी इसमें अप्लाई न करे, क्योंकि भौतिक स्थापन होता है, उसमें नहीं होगा तो आपका जो सिस्टम है वो बीच में खराब हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो रियल किसान है, वास्तव में बकरी पालन करना चाहता है, वही इसमें आवेदन करे तो सही रहेगा। और दूसरी बात, अब नस्ल का चुनाव कैसे करें। नस्ल देखो, अपने देसी भी कई बढ़िया नस्ल हैं, देसी भी रख सकते हैं आप। इसके अलावा अपने राजस्थान में सिरोही है, सोजत है, और ये 2 जो एवरेज है, जो आम आदमी रख सकता है थोड़ा। और जो आप कोई भी बहुत ज्यादा बड़े बकरों का शौकीन है, तो वो तोतापुरी भी रख सकता है। वो उसकी रेट है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो थोड़ा महंगा आता है, तो उसकी खरीद भी महंगी होगी और बेचना भी महंगा होगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिरोही सोजत से शुरू करें, वो अपने यहां पर आराम से कंफर्टेबल है राजस्थान में, दोनों नस्ल। बाकी नस्ल तो बहुत है, बर्बरी भी है, ब्लैक बंगाल भी है, उस्मानाबादी भी है, और तोतापुरी हो गई, और जमुनापुरी हो गई, यानी बहुत सारी नस्ल है जिन अपने पाल सकते हैं। राजस्थान में अपने 3-4 जो नस्ल है वो आराम से सही तरीके से सर्वाइव कर सकती हैं। सिरोही सोजत है, तोतापुरी भी कर सकती है यहां पर, और अपनी देसी नस्ल है वो भी है। तो देखो, कोई भी किसान है वो सभी बकरियां 20-20 हजार वाली नहीं खरीद सकता, आप भी जानते हो इस बात को। तो अपने क्या करना है, सरकार चाहती है कि आप नस्ल सुधार करो बकरियों का। नस्ल सुधार कैसे करोगे, जैसे आपने 50 बकरी सिरोही ले ली आपने, ठीक है, और 50 बकरी आपने बढ़िया किस्म की देसी बकरी ले ली। लेकिन आपको जो बकरा रखना है, वो बकरा आपको बढ़िया नस्ल का सिरोही का रखना है, एकदम प्योर नस्ल का। इसमें भी मिलावट है, सिरोही नस्ल में भी काफी मिलावट है, तो कभी भी खरीद के लेके आओ तो प्योर लेके आना। तो बढ़िया वो बकरा रखो। वो 3 पीढ़ी के बाद, यानी जो देसी बकरी है उसका प्रजनन अपने वो सिरोही वाले बकरे से करवाएंगे, तो 3 पीढ़ी के बाद जो अपने को नस्ल प्राप्त होगी वो प्योर सिरोही हो जाएगी, ठीक है। तो अपने देखो, खर्चा कम करके भी हमने क्या है, नस्ल सुधार कर ली, और देसी बकरी से हमने सिरोही बकरी तैयार कर ली। इसको बोलते हैं ब्रीडिंग प्रवर्क करना, नस्ल सुधार करना। अपना खर्चा भी शुरुआत में पूरा नहीं लगा, हमने आधी बकरी सिरोही खरीदी, आधी अपनी देसी खरीद ली बढ़िया नस्ल की, और धीरे धीरे आपके पास देसी बची, वो धीरे धीरे बेचते जाओ, वो प्योर आपका बाड़ा है वो सिरोही का हो जाएगा। तो एक दिमाग लगाने वाली बात है ना, तो ये काम आप आराम से कर सकते हो। एक आदमी ये चाहता है कि मैं तो खुद तो नौकरी कर रहा हूं, और मैं तो मेरा कहीं भी ड्यूटी करता रहूंगा, गांव में एक आदमी रख देंगे, वो फार्म कर लेगा और अप्लाई कर देते हैं, मैं बिजनेस कर लूंगा। ऐसा कोई आदमी अप्लाई ना करे। जो आदमी जिसके नाम से आवेदन है, जिसका पैसा लगा हुआ है, वो अगर सुबह शाम
अगर घंटा 2 घंटा केयर न कर सके, न देख सके, तो उस आदमी को बकरी पालन नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा नुकसान होगा और इसीलिए बकरी फार्म बंद होते हैं। बंद होने के 3-4 कारण है, वो मैं बता देता हूं, इसलिए आपके दिमाग में यह रहेगा कि बंद कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो होता है कि टाइम पर टीकाकरण नहीं करवाना। अब मान लो 5-10 बकरी है तो उसका नुकसान अपने सहन कर सकते हैं, लेकिन 100 में से अगर 50 बकरी की बीमारी से, ये मान लो अपने फिड़किया से मर गई, पीपीआर से मर गई, या इटी जो अपने एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह पग्गा जो खुरपग्गा रोग है, उससे मर गई है, तो वो किसान अपने जो नुकसान है वो सहन नहीं कर पाता है। इतना नुकसान उसको लास्ट को नुकसान करके फार्म बंद करना ही पड़ता है। एक तो बीमारी की वजह से मर सकती है बीमारी, तो अब आपका ये नुकसान मैं 0 कर देता हूं, मरने ही नहीं देंगे। कैसे? देखो, इंश्योरेंस करवाना है अपने को। अगर अपने बड़े स्तर पर बकरी फार्म कर रहे हैं तो अपने को इंश्योरेंस कराना है। सर पैसा ज्यादा लगे, अरे ज्यादा नहीं लगते, 6% से 7% कीमत लगती है। अपने मान लो कि 15,000 की बकरी, 10,000 की मान लो कोई बकरी लेके आई, एवरेज बताता हूं, तो उसके 600 या 700 रुपए लगेंगे इंश्योरेंस के। अब कल को वो मर गई, बीमारी से मरे या फिर आंधी तूफान से मरे, तो अपनी नहीं मरेगी, वो कंपनी की मरेगी, इंश्योरेंस वाले की। हम चाहते नहीं कि अपनी बकरी मरे, लेकिन फिर भी अगर कल को अगर वो मर गई तो वो कंपनी की मरेगी, अपना भुगतान हो जाएगा। और 600 रुपए साल में कोई आदमी है वो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अपने को कम से कम कितनी सिक्योरिटी तो मिलती है कल को कुछ हो जाए तो। अब सर बीमारी से मर जाती है तो कवर, तो मरने के बाद तो नुकसान मैंने बता दिया कवर कैसे हो सकता है इंश्योरेंस से, लेकिन मरे ही ना, इसके लिए क्या करना है? तो मरे ना, इसके लिए अपने को 3-4 टीकाकरण है वो कराना बहुत जरूरी है। एक तो पीपीआर का, एक ये एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, इसका, और एक अपने जो फिड़किया का है, एंट्रोटॉक्समिया का, उसका टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। अपने राजस्थान में एक बीमारी तो सबसे खतरनाक है, जो फिड़किया रोग है वो। क्यों? क्योंकि अपने यहां जो बारिश होती है उसके तुरंत बाद हरी घास उगती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और उसमें छोटे छोटे मच्छर है वो पनप जाते हैं और वो इस रोग के वाहक होते हैं। ज्यादा प्रोटीन इस चीज में वाहक है फिड़किया रोग में। पेट की जो हाजमा वो खराब कर देता है और फिड़किया को यही चाहिए। आपको मौका भी नहीं मिलेगा, 3 से 4 घंटे में आपका पूरा फार्म खाली हो जाएगा, मर जाएंगे सभी। तो ये टीकाकरण कराना जरूरी है। अब देखो, एफएमडी रोग है, फुट एंड माउथ डिजीज, ये अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में आ सकता है। ये क्यों आता है इसका कारण बताता हूं, कैसे रोक सकते हो आप। ये आता है गिल्ले की वजह से, जहां पर नमी ज्यादा होती है। साल में 2 बार अपने जहां बकरियां रखते हैं वो मिट्टी को चेंज करवाना जरूरी है, साल में 2 बार। प्लस अपने फार्म शेड ऐसे बना लेते हैं जिसमें धूप नहीं लगती है, वो सूखता नहीं है, उस वजह से उसके खुरों में वो एफएमडी रोग है वो हो जाएगा, खुरपगा रोग हो जाएगा। एक स्मेल आती है फार्मों में, जो अमोनिया गैस बनती है मींगनियों वगैरह से, उससे स्मेल आती है, वो नहीं आएगी। अपने कड़ी नहीं होती, भुजी हुई कड़ी, चूना बोलते हैं जिसको, आप महीने में 2 बार वो छिड़को फार्म में, जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु वो सब खत्म जमीन में, और प्लस जो स्मेल आती है फार्म में वो कभी नहीं आएगी आपकी बकरी फार्म पर। कितनी ज्ञान की बात है ये, मैंने आपको बताई है, ये आपको यूज लेनी है हमेशा। प्लस कितना भी आपका निजी आदमी हो, बाहर से आ रहा है तो सीधा उसको बकरियों के पास न लेके जाएं। हो सकता है वो किसी दूसरी बकरी के पास खड़ा होके आया हो, दूसरे पशु में रोग हो वो लेके आ गया हो। तो आप अगर बिजनेस लेवल पर अगर गोट फार्म कर रहे हो तो गेट में बढ़ते ही आपको एक खेड़ बनानी है, लगभग आप 4 आंगल 5 आंगल ऊंची खेड़ बना लो एक, ठीक है। और उसमें जो घोल है, एक जो अपने इसके लिए आता है, जो कीटाणु खत्म करने वाला घोल आता है KMNO4 का, वो उसमें डाल दो, सस्ता सा आता है। महीने में 2-3 बार उस पानी को चेंज कर दो, तो कोई आए जूते निकालो और उसमें पैर डला दो, उसके साफ हो गए। पैरों पर कोई कीटाणु चिपक के आ गया, खत्म हो गया। अपने वहां पर 2-3 जोड़ी चप्पलों की रखो, पहना दो उसको, जूते वहीं रखवा दो, आज अभी घूम ले, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस में कोई रिस्क नहीं, रिश्तेदारी दोस्ती वो अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। और इसके अलावा और क्या क्या सावधानी रख सकते हो, आपको कभी भी शेड बनाना हो तो शेड ऐसे बनाना है कि धूप जो सूरज की रोशनी वो हमेशा आपके, देखो गर्मियों में दिक्कत नहीं होती, बाहर की हीटिंग से ही सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में सबसे ज्यादा समस्या आती है। और सर्दियों में सूरज किस तरफ होता है, इस तरफ, थोड़ा नीचे नीचे आएगा। तो अपने फार्म ऐसे बनाएंगे, ठीक है, पूर्व और पश्चिम की दिशा में, इस दिशा में बनाएंगे। और पीछे की तरफ अपने जाली रखेंगे खूब, या आगे की तरफ आप जाली रखो, नीचे 2-3 फुट तक दीवार बना ली, उसके आप पर पिलर निकाल के उसके बीच में जाली लगा दो। सर्दियों में उनको ढक दो, गर्मियों में उनको खोल दो। लेकिन अगर धूप के समय सुखाना है अपने को, तो ऐसे वो रखो आप, जैसे अपने खावर भी सी सकते हो, कट्टे भी सी सकते हो, तिरपाल भी सी सकते हो। तो जैसे धूप निकल रही है अब उस समय उसको खोल दो,
तो पूरी जो सूरज की धूप है वो पूरे शेड में लंबाई में आपके अंदर तक जानी चाहिए, जिससे आप वो क्या है कि शेड पूरा सूख जाएगा। सर्दियों में सूखने की समस्या रहती है, वो सूख जाएगा पूरा, और सूखने पर आपके जो पैरों की बीमारी है बकरियों की वो नहीं होगी। जहां पर ज्यादा नमी ज्यादा बारिश होती है, अपने राजस्थान में तो कम है एफएमडी, लेकिन जैसे यूपी बिहार और बिहार साइड में, जिस साइड में नमी ज्यादा है बारिश ज्यादा है, वहां पर खुर पगा मुंह पगा रोग सबको होता ही होता है पशुओं को। क्यों? गिल्ली मिट्टी ज्यादा, नमी ज्यादा वहां पर। अपने राजस्थान में फिर इसका बचाव है, लेकिन अगर सावधानी रखेंगे तो रोग नहीं आएगा। और टीकाकरण इनका करवाने, अच्छा टीकाकरण में क्या सावधानियां रखनी है ये चीज मैं बता देता हूं। आप खुश हो गए, तीनों टीके लगा दिए, अब नहीं मरेंगी, फिर भी मरेंगी, उसका कारण क्या है मैं बताता हूं आपको, क्या सावधानी रखनी है। जो इंजेक्शन लेके आ रहे हो वो डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि डॉक्टर अपने लालच में कैसी भी दवाई लगा के चले जाते हैं, विश्वास मत करना। अगर वो 1 घंटे भी वो दवाई अगर धूप में आ गई, उसकी कोल्ड चेन टूट गई, आपको पता भी नहीं चला कि रास्ते में कहां धूप में आई थी, वो कहां उसका टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर हो गया था, तो उसमें कीटाणु खत्म हो गए, वो दवाई काम नहीं करेगी। मन में वहम कर लिया कि ये अपने बकरे बच गए, अब नहीं मरेंगे, लेकिन वो मरेंगे, फिर भी असर ही नहीं करेगी वो। कई किसान मेरे पास पूछते हैं कि सर हमने टीकाकरण करवाया था, उसके बावजूद भी बीमारी आ गई, तो उनके साथ यही हुआ था। 5-10 बकरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 100 बकरियों के लिए कर रहे हो तो एक जो अपने पोलियो वाला वो डब्बा आता है फोम वाला, वो खरीद लो, ऑनलाइन भी मिल जाता है, कहीं से भी खरीद लो। आता है ना, एक फोम का डब्बा आता है जिसमें ठंडा रहता है, तो जिस दिन अपने को वैक्सीन लानी है राजगढ़ से कहीं से भी, फ्रीज में, हाँ फ्रीज में बर्फ जमा लो, हाँ थर्मस में भी आप जैसे बर्फ के टुकड़े डाल के और उसके अंदर डाल के और पैक करके लेके आ सकते हो घर पर। लेकिन वो डब्बा अगर लेके आ गए तो घर पर बर्फ जमा लो कि कल अपने को वैक्सीन लेके आनी है, बर्फ जमा के और उसके अंदर डब्बे में भर लो, फॉर्म उसमें लगी होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और राजगढ़ जाओ वैक्सीन खरीदो, फ्रीज से निकालो, तुरंत डब्बे में रखो। किसी पर विश्वास नहीं करना, तो ये काम है। 100% आप चाहते हो कि वैक्सीन काम करे। अब आप खुद भी लगा सकते हो, डॉक्टर साहब को बुला लो कहीं से, डॉक्टर साहब आपका चार्ज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन में लिया है आप लगा के जाओ, दवाई वो लगवाओ। डॉक्टर असर नहीं करेगा, दवाई असर करेगी। डॉक्टर चाहे कितना पढ़ा लिखा हो या कितना भी अनपढ़ हो या खुद भी लगाओ आप, दवाई ओरिजिनल है तो वो असर करेगी, और दवाई खराब होगी तो कैसे असर करेगी। इस चीज का नॉलेज था आपको? तो ये चीज, अब देखो, ये मान लो कि आप नुकसान से बच जाओगे। जो यहां पहुंच गए उनकी किस्मत अच्छी है कि आप यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको इतनी नॉलेज मिल रही है, सर्टिफिकेट मिलेगा, एनएलएम में आवेदन करो। सर ने बताया था कि आप में से 20 किसान भी अगर कामयाब हो गए फार्म में, तो हमारा जो मिशन है वो सक्सेस हो जाएगा। ये सारी बातें मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो में बताता हूं, रोज एक टॉपिक पर नया वीडियो बनाता हूं। एनएलएम के बारे में तो कम से कम 15 से 20 वीडियो मिल जाएंगे। मेरे को बताते हैं 10 आदमी कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम पर मैं वीडियो बना देता हूं, ताकि हर आदमी को मेरे वो बात नया बतानी पड़े, वो वीडियो जाके देख ले। तो निसार इंडियन जो YouTube चैनल है उस पर जाके एनएलएम के बारे में और बारीकी से आप डिटेल और ये सारी जानकारी आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, मैं कोई पर्वतारोही नहीं हूं, पैरासूट से नहीं उतरूं। हमारे दादाजी भी रेवड़ चराते थे, पिताजी ने भी भेड़े चराई हैं, और हमारा पैसा भी उसी से जुड़ा हुआ है। बस हम पढ़ लिख लिए तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के किसान बन गए, और अनुभव हो गया जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। अब बात करें अनाज की, क्या क्या खुला सकते हैं सर, सस्ता भी हो और मोटा भी हो जाए बकरा, उसके लिए क्या करना आपको? देखो, बाजरा खूब है अपने यहां, है ना, जब निकालते हैं उस समय 1900 से 2000 रुपए मिल जाता आपको। अभी वर्तमान में शायद 2200 या 2300 रुपए क्विंटल चल रहा है। तो बाजरा आप सर्दियों में, पूरी सर्दियों में बाजरा रखो। एक तो बकरियों को क्या है कि जुकाम वगैरह होने का चांस कम रहेगा, हीटिंग रहेगी शरीर में। दूसरा, बाजरे में खूब ज्यादा एनर्जी होती है, मोटापा होगा। और भी ज्यादा क्या करना है, बाजरा पका के और देगचे में आप रख लो, ठंडा करो, तिल का तेल ले आओ। तिल का जो तेल होता है ना, 1 पीपा ले आओ। सब्जी वाला चमचा है वो भरो, चमची नहीं चमचा, वो भरो एक, उस बाजरे में मिला दो, पके हुए में मिलाओ अच्छी तरह, और सब बकरों को खिला दो। रामबाण इलाज है मोटा होने का, सबसे सस्ता और रामबाण इलाज। अब ये बात तो होगी सर्दियों की, गर्मियों में बाजरा नहीं देंगे क्योंकि गर्मी करेगा। पका हुआ तो भी क्या है, उसकी तासीर तो गर्म होती है, वो तो हिट करेगा। सर्दियों में क्या करें, इसी भाव में जो आती है, यही 2200-2300 रुपए क्विंटल जो मिल जाती है। गर्मियों में अपने क्या है कि जो रखेंगे, जो आप पकाकर बेकर साबुत कैसी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बताऊं कि अपने जो बकरियों की, बकरों की जो पेट की तासीर है वो खराब ना हो, उसके ऊपर शाइनिंग आए, बालों पर चमक आए,
और खूब उनको भूख लगे। इसके लिए एक नुस्खा और बताता हूं आपको। मेथी, आप जैसे आपने ले लिया 1 किलो मेथी ले ली, ठीक है, और आधा किलो उसमें आप अजवाइन मिला लो, ठीक है, और 250 ग्राम उसमें सेंधा नमक मिला लो, यानी आधा करते जाओ। 1 किलो मेथी, आधा किलो अजवाइन और 250 ग्राम सेंधा नमक, जो काला नमक आता है, साबुत लेके आना, डगड़ा कूट के वो बनाना है, पिसा हुआ मत लेके आना, विश्वास नहीं होता कैसा है, सही है नहीं है। मेथी को अलग बूंदना आपको, खाली टोपियां ले लो, कढ़ाई सबके घर में है, कुछ नहीं मिलाना है, गर्म आंच के ऊपर सीधी मेथी डालो, उसको रोस्टेड कर लो, मतलब गर्म बूंद लो सीधी सूखी, बाहर निकाल लो। अब अजवाइन डालो उसमें, अजवाइन को बूंद लो, बेदामी कलर की कर लो, साथ में मत बूंदना, नहीं तो अजवाइन चिपक जाएगी। पहले अजवाइन जल्दी वो बूंदी जाती है और मेथी है वो थोड़ा टाइम लेती है, अलग अलग बूंदना आपको। और नमक है वो कूट के तैयार रखो अलग से। अब जो अपना रोस्ट किया हुआ मेथी है, अजवाइन, उनको पीस लो, चाकी होंगी हाथ वाली, मिक्सर ग्राइंडर जो भी आपके पास है, पीस लो। पीस के वो नमक मिला के एक डब्बे में डाल दो आप, ठीक है। सुबह शाम जैसे ही आप अनाज देते हो, कुछ भी आप अनाज पका के खिलाते हो, उसमें 1 चम्मच डाल दी। मैं कहता हूं न तो आपके बकरों के पेट में प्रॉब्लम होगी कभी, क्योंकि मेथी है वो पेट के लिए, आहारनाल के लिए रामबाण इलाज है, चाहे आदमी हो चाहे पशु हो, वो मेथी बहुत ज्यादा काम कराएगी। और दूसरा जो आपके शाइनिंग आती है बकरियों पर, जो चमक आती है, वो मेथी से ज्यादा आती है। अजवाइन भी है वो भी पेट के लिए रामबाण इलाज है। देखो छोटे बच्चे, हमने भी पिया होगा अजवाइन का घूंटिया, पेट दर्द होने लग जाता, रात को आधी रात को रोने लग जाते थे, तो उस समय अपनी माँ क्या अजवाइन का या जायफल का घूंटिया, जायफल देखो अब महंगा हो गया, मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने बताया कि अजवाइन मिला लो उसमें, वो भी सेम ही तासीर होती है उसकी पेट के लिए। प्लस काला नमक पूछो ही मत, उससे अच्छी तासीर तो होगी नहीं। आपके फार्म में वो डगड़ लाके रख दो आप काले नमक के, बकरे चाटते रहेंगे, उनको खूब भूख प्यास लगेगी, खूब पानी पिएंगे, खूब चरेंगे, आजमा उनका सही रहेगा। वो चीज हमने उसमें मिक्स कर दी, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, सस्ती भी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा बादाम खिलाओ मोटे होंगे, अखरोट खिलाओ, अब वो खिलाएंगे तो बेनिफिट क्या होगा फिर। जो चीज ऐसी होगी इंसान के मतलब बस में हो करना, उसके जो बजट में आए वो चीज, ये कोई ज्यादा महंगी चीजें नहीं है मैंने बताई है वो, और ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं देनी है। अगर बकरे की भूख 100% खुल गई तो उस नस्ल का जो हाईएस्ट वेट होता है, वजन होता है, वो वजन प्राप्त कर लेगा। जैसे मान लो सिरोही बकरा है, अगर उसका हाईएस्ट वेट 70 किलो है तो मैक्सिमम 70 प्राप्त करेगा। नस्ल भी आपकी सही है, खाना भी खिला रहे हो, वजन उसका रह गया 50 किलो 45 किलो, पूरा वजन नहीं लिया, उसी यही कारण होता है उसका, यही कारण होता है उसका, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना आप। इसके बाद में बात करें अपने बकरी पालन से जुड़ी हुई, टीकाकरण के बारे में हो गई, भोजन के बारे में होगी। अच्छा, एक टाइम का भोजन अगर आप फ्री कर सकते हो, आप कैसे भी करके अपने खेत में उगा के चारा वगैरह, और या फिर मूंग वगैरह अपने घर की हो या खेत में हो। अरडू है वो भी बकरी खाती है भाई, इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। अरडू जो पौधा अपने जानते हैं सभी, तो अपने बकरियों के लिए स्पेशल लगा सकते हो आप। ऐसी जगह लगाओ जहां अपने फसल कम लेनी होती है, सीओ में लगा दो, कहीं भी लगा दो, उसके पत्ते हैं वो 12 माह से आपको मिलते रहेंगे। और अब इसका भी इलाज है, बकरी पहली बार अरडू नहीं खाएगी, उसका तरीका बता देता हूं। उसकी मेंगनी लो बकरी की, अरडू के पत्ते लो, आपस में रगड़ो, उसके नाक पर मसल दो, सरसों का तेल साथ में मिला के, अब उसके आगे वो पत्ते डालो, मैं कुछ छोड़ेगी नहीं, दूर से भाग के खा जाएगी। और पहले खिलाओ नहीं खाएगी। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ खुद का। एरा चारा थरी 10 अरडू लगा लिए, 12 महीने में इतना ऊंचा हो जाता है, और एक टाइम का खर्चा बच गया, तो ये मानो 15 से 20% बेनिफिट जुड़ जाएगा आपकी इनकम में। अरडू के लिए अपने घर की लूंग भी रख सकते हो। तो एक टाइम का कोशिश करना आप, थोड़ा घर का खाना हो, ऐसा नहीं कि अपने 100% जो खाना है वो मोल का आ रहा है, तो उसमें बेनिफिट अपना कम हो जाएगा। थोड़ा कुछ घर का भी होना जरूरी है। कब खरीदो? जब अपने फसल वगैरह लग रही हो, अपने जैसे कटाई हो रही हो, इस समय अपने खेतों में खूब पड़ा वो चीज, तो अपने तो टारगेट है कि अपनी इतनी बकरियां इतना चारा लगेगा लगभग, वो पहले ही खरीद लो, आप स्टॉक कर लो। रूम बनाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल प्लास्टिक की पन्नी आती है, वो लगा के ऊपर कुछ भी ढक दो आप, उस पर कोई भारी वजन है जो लगा दो, एक साइड से खोल लो, निकालो और खुलाओ। कोई शेड बनाने की जरूरत नहीं और कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। कितनी अच्छी बात है ये।
यानी अपने घर से भी इस चीज को खिला सकते हैं। अब इसके अलावा बकरी पालन में और क्या चीज रह गई, खरीदे कहां से। आपको अगर नस्ल का नॉलेज नहीं है तो आपको खुद को कभी बकरियां खरीदने नहीं जाना है। जाना है तो अकेले नहीं जाना है, आपको नुकसान होगा। वो बढ़ के बताएंगे। इधर अजमेर साइड में ना कई किसान मेरे को मिले थे, मैं 2 फार्मों पर गया था। एक तो मालकस में महेंद्र जी का फार्म है, उनके पास सिरोही की बकरियां हैं। मैं खुद उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था, फार्म देखने गया था। उनके पास 200-250 बकरियां हैं सिरोही अभी भी। और एक अपने यहां पर हमारे खुड्डी में मदन लाल जी रंगा है, अध्यापक हैं वो, तो उन्होंने भी फार्म किया था, तो उनके साथ भी वहां चीटिंग हुई थी। ठीक है, तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। आपको बताएंगे कुछ, हवा में बहुत कुछ, इतना वजन हो, इतना वजन इकट 80 किलो तक जाएगा, ये इतने महीने का इतना हो जाएगा। अब बताने को कुछ भी बताए भलाई, अपने नए नए जज जाएगा मन में, हाँ भी हो सकता है। अपने वही कैलकुलेटर में हिसाब लगाएं, इतने किलो का इतना हो गया, इतने किलो का इतना हो गया। अगर आपके 10,000 रुपए एक दिन के भी लग जाएं, जो आदमी पशु नस्ल का जानकार है, बकरियों की नस्ल का जानकार है, या कोई सरकारी पशुओं का डॉक्टर है जिसको नस्ल की अच्छी परख है, वो चाहे आपसे एक दिन के 10,000 रुपए ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 की बात है, एक बकरी की बात है। कम से कम अपनी 20 साल जो नस्ल चलेगी वो तो ओरिजिनल रहेगी, एक बकरी में निकल जाएगा पैसा। अगर मान लो नस्ल खराब लेके आ गए तो आप सोच के देखो क्या हो सकता है। वो 10,000 रुपए महंगे या फिर वो पूरी नस्ल की बर्बादी वो महंगी। तो ये चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपको नस्ल का नॉलेज नहीं है तो अकेले कभी बकरी खरीदने नहीं जाना आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। सस्ते के चक्कर में मत पड़ना कि क्या मिक्स ब्रीड है, वो आपको सस्ते के लालच में दे देते हैं, आप सस्ते के लालच में ले जाते हो, लेकिन उनको फायदा उतना नहीं होता जितना अपने को ओरिजिनल ब्रीड से होता है। सिरोही में भी 4 ब्रीड हैं, सिरोही में भी मिक्स में 4 नस्ल हैं। गुजरी नस्ल है वो भी उसी से निकली हुई है। तो आप बढ़िया नस्ल लेके आना, इस चीज का ध्यान रखना आप। और कोई जानकारी जो आपको नहीं पता है बता दें, पूछो आप। अब मैं आपको बता देता हूं। हाँ, इससे जुड़ी सर ने पूछ लिया तो एक बहुत ज्ञान की बात याद आ गई। मतलब बकरी है, वो पहली बार जो बकरी अगर ब्याती है तो वो लगभग एक ही बच्चा लेके आती है, क्योंकि शरीर का उसका जो बनावट ऐसी होती है कि उसमें ज्यादा अंडाणु नहीं बन पाते हैं, एक बच्चा लेके आती है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में वो 2 से 3 बच्चे ला सकती है। उसका भी एक वैज्ञानिक तरीका बताता हूं। जो बकरी एक बच्चा लेके आ रही है, आप 90% संभावना है कि वो 2 बच्चे भी ला सकती है, 3 भी ला सकती है। कैसे, उसका तरीका बताता हूं। कोई तुक्का जादू टोना नहीं करना है, वैज्ञानिक तरीका बताता हूं आपको। देखो, बकरी के अंदर जो गर्भाशय में जो अंडा बनता है, सबसे पहले वो प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन की शरीर में कमी है तो वो एक ही अंडा बनेगा। वो भी बनेगा तो हो सकता है कमजोर बने। बच्चा कई बार होता है ना, टाइम से पहले जन्म ले लेता है या फिर कमजोर होता है, वो इसीलिए होता है। अगर आप ये मान लो कि अपने को पता चल गया भी अपनी बकरी है वो अब 1 महीने में ज्ञापन होने वाली है, 1 महीने बाद का टाइम अनुमान इतना तो लगा ही सकते हो कि 1 महीने बाद ज्ञापन होने वाली है या 2 महीने बाद होने वाली है, तो आप उसको दाल देना शुरू करो थोड़ी थोड़ी। चने की दाल हो तो चने की दाल, मूंग दाल, जो भी प्रोटीन युक्त दाल है, सोयाबीन भी खिला सकते हो आप। दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, और उसके शरीर में अगर प्रोटीन की पूर्ति पूरी हो गई तो उसमें अंडों का अंत नहीं है। वो 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। यानी 2 बच्चे भी ला सकती है, 3 भी ला सकती है, 4 बच्चे तक ला सकती है बकरी वो। ये साइंटिफिक तरीका है बताने का। अब देखो, पुराने बुजुर्ग लोग अपने बिल्कुल आड़ू तरीके से बकरी पालन करते थे। कोई भी नस्ल हो कोई मतलब नहीं है, जींटरी सी बकरी है, छोटो सो बड़ो सारो पेट है, छोटो सो मुंह है, और बन पालन लाग रहा मैं बच्चा हमें तो बेबी घनी ज्यादा मजबूत को नहीं, खाना और खेचड़ वो सेम है उसकी, लेकिन वजन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, नस्ल भी दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन चली आ रही है। क्यों? उनको तो बस रखना है। अब बिजनेस हो गया, उनका वो बिजनेस नहीं था, वो उनका क्या कि एक घरेलू, उनका क्या है कि एक परंपरा होती थी पहले बकरी पालन भेड़ पालन की। इनकी वो बिजनेस नहीं मानते थे। आजकल क्या कि बिजनेस हो गया है, तो बिजनेस में ये चीजें नहीं चलती। देखो, बारीकी से छोटी छोटी चीजों का पहले ध्यान रखोगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा बकरी पालन के अंदर। इनकम बता दें आपको। देखो, एक बकरी, अब इनकम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि फिक्स नहीं है। अब क्या खिलाते हो, खर्चा उस पर निर्भर करता है, कौन सी नस्ल पालते हो, और आपके यहां डिमांड कितनी है बकरी बिकने की, तो उसका रेट कितना मिलता है डिमांड के हिसाब से, वो उस पर निर्भर करता है। इसका कोई फिक्स इसका वो नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं सर, मान बेरो कौन पड़ेगा बकरो कई किला को है,
और कोई लेने के लिए आता है तो हम उससे पैसे कैसे मांगे? हमें तो पता होना चाहिए कि ये कितने इतने के लोग है, तब अपना जीव वहां ठहराएं कि भी इतने में दे देंगे। वो कितना भी देना कर दे, हमने को तो कम ही लगता है, पालने वाले को हमेशा कम ही लगता है, और अपना बकरा मोटा लगता है, पैसे कम लगते हैं हमेशा, जिसने मेहनत की हुई उसको। तो उसका तरीका बता देता हूं, शायद ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। इस बार जो बकरा ईद का टाइम था उसमें 10 बकरे हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसे किए, बेंचे भी थे हमने। तो उनको काटने से पहले तोल लो आप, या फिर आपको बेचने से पहले तोल लो। कांटा ले आओ, एक कांटा तो ऊपर लटकाने वाला आता है, उसके अंदर रस्सी लगाओ और ऐसे ऐसे रस्सी बनाओ, उसके नीचे पेटी रस्सी की, ठीक है। तो ऊपर रस्सी रखो, उसकी पेटी पेट के नीचे से निकालो और दूसरी तरफ से कांटे में डाल दो। एक आदमी से बोलो थोड़ा बकरा ऊंचा उठाना, उठाई वो पेटी कांटे में डाल दो, तो आ गए। एक तो अगले पैरों से आ गए वो पट्टा, एक पिछले पैरों के पास पट्टा आ गया, बकरा आराम से झूलता रहेगा। और आप उसमें वजन देख लो, मान लो 60 किलो का बकरा हुआ, खड़ा वजन, जिंदा वजन 60 किलो का हुआ, तो 100% गारंटी है कि उसमें मांस है वो 40% से कम नहीं है, यानी 40 किलो से कम नहीं है। वो 40 किलो का यानी तीसरा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा कचरा माने तो 2 हिस्सों का उसमें मटन होता है, मांस होता है। बिल्कुल एक आइडिया लग गया ना। तीसरा हिस्सा निकाल देना आप। 45 किलो का बकरा है तो 15 दूनी 30, 15 × 45, तो 30 किलो उसमें मटन है, और 15 × 45 वो अगला 15 किलो क्या, तीसरा हिस्सा क्या, कचरा है। उसमें कचरे में क्या निकलेगा, उसकी खाल निकल गई, उसकी ओजड़ी है वो निकल गई, प्लस और कोई खुरपग वगैरह वो निकल गया, लेकिन उसमें 2 हिस्सों का माल जरूर होता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगले को बोलो खड़ा तोल ले, 400 रुपए के किलो खड़ा ले जा, फिर भी आपका मटन 600 रुपए पर जाएगा, आगे जाएगा। और उसको बोल दो कि खड़ा ले ले, वैसे तोल के हिसाब से कर ले 600 रुपए किलो, तब भी वो उतना ही जाएगा। और 400 रुपए खड़ा बेचोगे तो भी आपका उतना ही जाएगा। खड़ा वजन देख लो कि तेरे सामने है, कांटा लगा, तोल, 400 रुपए किलो के दे, ले जा पूरे वजन का, आपके 600 प्लस ही पड़ेगा वो। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। खड़े बकरे को मैंने 430 रुपए केजी भी बेचा है, तो आपका 650 रुपए केजी चला जाएगा। वो बेचने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, आप सभी नए हो तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि पाल तो लिया, बिकेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि बचेंगे नहीं, बिकना छोड़ो, पब्लिक पीछे पड़ जाएगी। कारण बताऊं आपको कैसे क्या करना है। पहले खेत में बकरी पाल के बैठ जाते थे, अब किसी को क्या पता कि आपने कितने पाल रखे, कौन कौन सी नस्ल है, कितने बिकाऊ, आपके पास इच्छा है या नहीं बेचने की, कौन आएगा? कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि आपको खरीदने के लिए खेत में पहुंच जाए या घर पहुंच जाए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि आपके पास इस नस्ल की इतनी बकरियां, इतने बकरे अवेलेबल हैं जो बेचने के लिए, और शुद्ध खाना खिलाते हो आप। प्रचार अब मॉडर्न तरीका काम में लेते हैं। क्या करना आपको, 500 पर्चे छपा लो, जो पीले पर्चे आते हैं इतने बड़े, 500 छपा लो, क्या लग जाएगा, 200, 200, 300 रुपए लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अखबार आते हैं आपके शहर में या शहर के आसपास, जैसे अपने आर बार गांव के राजगढ़ में जाके अखबार वालों को दे दो, ये पर्चे हर अखबार में डाल दो। अब हर घर में आपका बकरा फार्म का नाम रख दो, कोई भी फलाना ढिमकाना बकरा फार्म, हमारे पास इस नस्ल की बकरे व बकरियां उपलब्ध हैं और सस्ते रेट में आप खरीद सकते हैं। ये मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर। अब 100 घरों में 100 घरों में चर्चा होती थी कि हमें बकरा खरीदना है। आपका दिमाग माइंड में क्यों आएगा कि आपके पास बेचने के लिए, लेकिन पर्चा देखा हुआ होगा तो आपके मन में जाए वहां फलाने गांव में बकरा फार्म है, वहां मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे। वो आ गया चल के, उसके बाद तो आप कम बेसी करके दे ही दोगे, लेकिन पता तो चले किसी को आपके पास बकरा फार्म है। एक तो ये तरीका हो गया प्रचार करने का। दूसरा तरीका बताता हूं, जैसे आपके नजदीक में शहर लगता है तो 2-3 लोहे वाले बोर्ड बना लो, जैसे होता ना दनूरी 5 किलोमीटर, वो थोड़े लोहे के पतरे वाले, 2 डंडे ऊपर पतरा, उस पर लिखाओ ये फलाना गोट फार्म, ये एड्रेस लिखा दो, संपर्क नंबर लिखा दो, इस नस्ल की बकरियां हमारे सस्ते रेट पर यहां पर उपलब्ध है, बकरी उपलब्ध है। 2 बोर्ड लगा दो। अब दिन में पब्लिक 100 पब्लिक गुजरेगी, 50 पब्लिक उस बोर्ड को जरूर देखेगी। उसको खरीदना नहीं है अभी, लेकिन जिस दिन उसको खरीदना होगा, कोई पूछे यार बकरी चाहिए तो, और फलानी जगह बोर्ड देखे तो मैं बड़ा नंबर मिलेगा, तो वो नंबर लेके कहीं से वो आपको तुरंत संपर्क करेगा। फोन की लाइन लग जाएगी बेचने के लिए। आप कह रहे हो बिकेगा नहीं, चाहे आप खेत में कर रहे हो गोट फार्म, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका, खुद का यूट्यूब चैनल, आप सब पढ़े लिखे हो, खुद का यूट्यूब चैनल बना लो, फेसबुक पर डाल दो, इंस्टाग्राम बना लो, जो बढ़िया बढ़िया ब्रीड आपकी शानदार दिखने में सुंदर बकरे हैं, सबका मन करेगा खरीदने का।
आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उनकी रील बना के डालो कि इस नस्ल का है, बिकाऊ है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, वीडियो डालते आपके पास फोन आने लग जाएंगे। फोटो देख के उन्होंने रेट तय कर लिए, वजन की फोटो भेज दी, ये सामने लटका हुआ है, ये इसका वजन है, फोटो खींच के भेज दी, ठीक है रेट तय, फोन पे से पेमेंट कर दिया, लेने हम आ जाएंगे 2-3 दिन में। बताता हूं, अगर आपके पास 200-300 इकट्ठे बकरे हैं, एक गाड़ी का माल है, तो कालपी मंडी है कानपुर के पास, बठिंडा में भी लगती है कालपी मंडी, हफ्ते में 2 बार लगती है। वहां पर हमारे एक संवाददाता या मित्र मान लो, उन्होंने मेरे को वहां पर लाइव टेलीकास्ट करके पूरा दिखाया था, मेरे लिए उन्होंने थोड़ी रिपोर्टिंग भी की थी वहां पर। तो वहां पर हफ्ते में 2 दिन वहां पर मंडी लगती है। दुनिया की ऐसी कोई नस्ल नहीं है जो उस मंडी में ना हो, चाहे बकरी हो चाहे बकरा हो, कितनी भी उम्र हो, और लगभग 600 रुपए किलो उसका मांस का जो रेट है वो वहां मिल जाता है एवरेज। और कुर्बानी के टाइम यानी बकरा ईद के टाइम तो वहां पर 700-800 रुपए किलो तक चला जाता है वो। तो वहां खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। खरीदने के लिए इतनी दूर जाना मुश्किल है, अपने लोकल में यहां देख लो, राजस्थान में काफी ब्रीड है। वो सर बता रहे थे देवगढ़ में अच्छी सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, वहां अपने सरकारी एक अपने पशु डॉक्टर भी हैं। तो एक परसों ट्रेनिंग हुई थी, उस समय डॉक्टर साहब ने बताया था, ये बहुत ईमानदार आदमी है, और वहां पर कभी खरीदने जाओ देवगढ़ में तो उन डॉक्टर साहब से संपर्क करना, वो आपको बढ़िया नस्ल दिलाएंगे वहां से। मेरे को नाम याद नहीं अभी उनका, लेकिन आप यहां पर पूछ सकते हो किसी से भी। तो सिरोही वगैरह सोजत वगैरह खरीदो तो यहां पर राजस्थान से खरीद लेना, लेकिन बेचना हो माल, मान लो कि अभी बकरा ईद का टाइम पास में है और अपने 100 बकरे तैयार है, भरो गाड़ी मान ले जाओ मंडी में, 2 दिन रह लो 3 दिन रह लो, बेच के अपने घर आ जाओ, अच्छा रेट मिलेगा आपको। अब बताओ बेचने की टेंशन है क्या? आप कहते थे बिकेंगे नहीं, अब कोई टेंशन? तरीके ही अपनाओ, मैं बताता हूं आपके जरूर बिकेंगे। और कोई मन में सवाल, बकरी पालन एनएलएम से जुड़ा हुआ कोई समस्या, कोई सवाल पूछो, आप जवाब होगा तो जरूर देंगे, नहीं होगा तो आपको मना कर देंगे। हाँ। अब एक तरीका बताता हूं, मान लो कि पानी है आपकी जमीन में, कैसा भी हो, खारा हो, नमकीन हो, फीका हो, मीठा हो, कैसा भी हो, नेपियर घास आता है, एक जॉइंट किंग घास आता है, ठीक है, वो कलम आती है उसकी, अपने बाजरे की कलम होती है ना, पेड़ी होती है गरगंडे जैसी, वैसी कलम आती है, आप 100 पेड़ी लाके लगा लो, आप 7 से 8 साल तक आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार ड्रिप लगा के छोड़ दो, टंकी लगा दो, बस पानी चलने दो उसमें, खारा मीठा कैसा भी हो, कितना भी खारा पानी हो जाता है। और ये 12 फुट ऊंचाई तक जाता है, 10 से 12 फुट हाइट उसकी, बिल्कुल खूब, इतना चाव से खाती है पूछो मत, प्रोटीन की मात्रा खूब होती है उसमें। ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, अपने यहां से निकलते हैं, भादरा से निकलते हैं, भादरा से अपनी रोड पर निकलते हैं, तो इस तरफ एक सिरसा रोड निकलती है, कौन सी रोड निकलती है, वहां पर एक पूरा खेत है उसका लगा हुआ, अपने बीकानेर में भी उपलब्ध है, बीकानेर में भी उपलब्ध है। नेपियर, एक तो नेपियर है, एक जॉइंट किंग ग्रास है, हाँ बाजरे जैसा, लेकिन इसका फायदा यह है कि इसको एक बार लगा दिया तो 7 से 8 साल तक है, और जॉइंट किंग तो 10 साल तक भी लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा काटते रहो, आप काटते काटते आगे पहुंचोगे, पीछे से अपने आप उतना हो जाएगा, बस एक बार लगा दो आप। जहां आपकी ज्यादा फसल होती है ना खेत की, वहां मत लगाना अरडू, बढ़िया फसल हो रही है उस बीच में वहां ना लगाना, इसके पत्ते बड़े होते हैं और उगते हुए जो पौधे हैं उसके ऊपर गिरेंगे, फसल के ऊपर गिरेंगे तो पत्ते वो के फसल को दबा देते हैं। तो ऐसी जगह लगाना अरडू जहां आपकी वेस्ट जमीन पड़ी हो। और पूछो कोई सवाल, मेरे को बड़ा मजा आ रहा आप सवाल पूछते हो तो। अच्छा, अनाज कितना देना चाहिए? एक तो आपको जैसे सुबह मान लो कि हम 2-3 घंटे बकरी को बाहर घुमा के ला रहे हैं, ठीक है, तो सुबह पूरा अनाज खुला के उसको मत भेजो बाहर, आधी किलो अपने को अनाज खिलाना है उसको, बकरी को, परिपक्व बकरी आधी किलो अनाज खुला सकते हैं, तो उसको क्या कि 250 ग्राम अनाज सुबह खिला दो आप। वो बाहर चरने गई, चर के पेट भर के आ गई, आने के बाद आधी किलो और 250 ग्राम और खिला दो। ऐसा नहीं कि हमने सुबह ही आधा किलो खिला के भेज दिया एक साथ अनाज, और बाहर से वो खूब चर के आ गई, या चरेगी नहीं, जगह नहीं होगी पेट में उसमें। तो अनाज आप एक साथ मत देना, 2 बार करके देना। आधी किलो तक अनाज दे सकते हो परिपक्व बकरी हो तो 2 बार करके, सुबह शाम भी दे सकते हो, या पहले चरने से पहले चर के आ गई दोपहर में भी दे सकते हो। आप सुबह शाम वाला रखो और भी अच्छा है।
बकरी ऐसा जीव है जिसको डेली 2 से 4 घंटा घुमाना जरूरी है। और 60 से 50 से ऊपर अगर बकरियां रख रहे हो तो एक आदमी आपके आराम से अफोर्ड हो जाएगा, रख सकते हो आप एक आदमी। 50 से ऊपर बकरियां रख रहे हो तो 100 बकरियों के लिए एक आदमी काफी है। सुबह सुबह 2 घंटे सुबह घुमाने के लिए, 2-3 घंटे शाम को घुमाने के लिए। सर्दियों में थोड़ा लेट लेके जाओ और जल्दी घर लेके आओ, और गर्मियों में क्या है कि सुबह जल्दी लेके जाओ और जल्दी ही वापस लेके आओ, और शाम को लेट बाहर निकालो गर्मियों में। और पूछो है क्या, मैं समझा नहीं। अच्छा, उसका क्या, तो मैं उसका तरीका बताता हूं आपको। कभी भी कमर्शियल गोट फार्मिंग करो, आप बकरी पालन करो, तो आपको सभी बकरियों को एक साथ नहीं रखना है, सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें। बकरे हैं वो अलग रखो आप। ब्याही हुई बकरियां हैं उनके पास कभी बकरे नहीं रखना है, ठीक है। और बच्चों को अलग रखना है, दूध पिए इतनी देर ही आपको पास लाना है, बाकी बाहर निकाल दो, उसको अलग रखो बच्चों को, ताकि आपके ध्यान में रहे को बच्चा ज्यादा दूध न पिए। और जो ब्याही हुई बकरियों को उसका बाड़ा प्लस बच्चों का बाड़ा पास पास रखो, एक बीच में खिड़की रखो, बस खोला, बच्चे आए उनको दे दिया, अब आधे 10 मिनट आप दूध पी लो। 10 मिनट हो गया, ध्यान रखो कि कौन सा बच्चा ज्यादा पी रहा है, कौन सा कम पी रहा है, या किसी ने मुंह नहीं लगाया तो उसको पकड़ के चुंगा दो। दूध पीने के बाद वापिस इसे बाड़े में। बकरे वो अलग रखो, और जो ज्ञापन बकरियां हैं जो ब्याने वाली हैं उनको अलग रखो। ऐसा ना हो कि बकरे उनको ज्यादा परेशान करें और वो अपने देसी भाषा में बोलते तूणा, वो हो जाए, तो उसको कोई परेशान न करे। कोई पशु दूसरा बकरा उसके पेट में भी मार सकता है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसको सेपरेट रखो अलग। बीमार पशु हो गया उसको एक अलग रखो, ट्रीटमेंट जो एरिया वो अलग रखो, छोटा सा अलग बाड़ा बना के रखो, कोई ज्यादा जरूरत की नहीं है, कॉर्नर में कहीं भी बना लो, शेड के अंदर आप बाहर भी। बीमार बकरी है उसको अलग रखो जब तक वो स्वस्थ न हो जाए, क्यों बीमारी है, पशु में बीमारी एक दूसरे से फैलती है और उसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। सभी बकरियों की एक साथ केयर नहीं कर सकते आप, बीमार पशु की अलग केयर कर सकते हो, आराम से उसकी ध्यान रख सकते हो। टेम्परेचर तापमापी तो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे बीमार पशु को कैसे पहचानोगे आप। स्वस्थ पशु होगा वो चहलकदमी करता हुआ मिलेगा आपको, बीमार होगा ऐसे दीवार के पास सिर लगा के खड़ा मिलेगा आपको, दूर से पहचान में आ जाएगा बीमार है, कोई दिक्कत है इसको। दीवार के पास ऐसे मुंह नीचा करके और सिर लगाए दीवार के पास ऐसे उदास खड़ी होगी, बकरी हो या बकरा हो, समझ जाओ उसके कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले टेम्परेचर चेक करो उसका कि खाने पीने से प्रॉब्लम है या शरीर में कोई वायरस घुस गया है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये मान लो कि उसके ज्यादातर संभावना यह है कि कोई वायरल इंफेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है या कम है तो ये मान लो उसके खाने पीने की दिक्कत है पेट में। फिर ध्यान करो आपने क्या खिलाया था, कोई ऐसी चीज, तो ये मान लो कि बासी रोटी, बहुत ज्यादा बासी रोटी पुरानी 2-3 दिन की, वो तो नहीं खिला दी आपने, फंगस लग जाती है पुरानी रोटी में, और वो फंगस है पेट में जाके इन्फेक्शन करती है। फिर रोटी खिलाना है तो सुबह वाली शाम को खिला दो, शाम वाली सुबह खिला दो, बची हुई इकट्ठा करके मत रखना कभी भी, उसमें फंगस लग जाती है जो ब्रेड में लगती है, फफूंद जिसको बोलते हैं। अब वो भी बीमारी है एक, पेट में जाके वो खराब करेगी, फिर वो पॉइजन फैलाएगी, समस्या होगी आपको। और पूछो कोई सवाल। अच्छे ब्रीडर का कैसे सिलेक्शन करें? सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स पूछो आप, ये ब्रीडर कौन कौन सी नस्लों का मिक्स है, प्योर है या अलग अलग है। जो ब्रीडर होगा, आप भी अगर ब्रीडर तैयार करना चाहते हो, बकरियों के जन्म के बाद 3 महीने का बच्चा होगा तो वो अलग दिखने लग जाएगा 10 बच्चों में। 10 देखो होते हैं ना, कभी अपने 10 बच्चे हैं बकरियों के, 10 बकरे हैं मतलब छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जो काफी अष्टपुष्ट शाइनिंग वाले, लंबाई चौड़ाई उनकी ज्यादा होगी। उनको अगर आप स्पेशल केयर करो, बढ़िया तरीके से खिलाओ, तो वो ब्रीडर के लिए तैयार हो जाएंगे। कम से कम ये मानो कि 15 महीने का बकरा हो, उसके बाद आप उससे वो प्रजनन करवाएं। खरीद के लाएं तब कैसे पहचाने? अब ब्रीडर को तो जो पशु प्रेमी है वो साथ लेके जाओ। अब मैं यहां लक्षण बता दूंगा, उस लक्षणों से कुछ भिन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी का कलर एक जैसा नहीं होता, कलर में भी भिन्नता होती है। एक ही नस्ल में 2-3 कलर हो सकते हैं, तो बकरे की हाइट से पता चल जाएगा। अपने को हाइट से मतलब है, रूप रंग देखो, हाइट देखो, जाति से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। ये मानो कि अगर उसकी हाइट फुल है, उसका लंबाई चौड़ाई एकदम फुल है, और नैन नक्श है वो भी फुल है, सींग है वो भी सही है, कान है वो भी एकदम सही है, तो मान लो प्योर ही है। देसी और जो खराब ब्रीड होगी उसमें तो ये लक्षण आ ही नहीं सकते, और लक्षण तो उसी के आने,
तो उस जैसे लक्षण अगर बच्चे में आए तो क्या दिक्कत अपने को। हरियाणा में जैसे ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, खासकर तो अच्छी ब्रीड का ब्रीड है वो देती है। हाँ अपने राजस्थान में भी है। बिल्कुल है, अपने टोंक में है ना, अविका नगर टोंक में, वहां से आप खरीद सकते हो, बढ़िया नस्ल की भेड़ भी खरीद सकते हो। हाँ बिल्कुल खरीद सकते हो, अपने नजदीक में नहीं है अविका नगर टोंक। अपने वहां पर बकरी जो भेड़ बकरी पालन का जो केंद्र है सरकारी, अपने अविका नगर टोंक में है, तो वहां से आप खरीद भी सकते हो, भेड़ भी खरीद सकते हो, बकरियां भी खरीद सकते हो। उसके लिए आवेदन करना पड़ता है ऑनलाइन, या वहां जाके ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हो। वहां के डॉक्टर होते हैं पशुओं के, उनसे आप संपर्क कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे। और रेट भी वहां पर कम मिलती है, सस्ती मिलती है, वहां पर पब्लिक की रेट से कम मिलता है। तो इतनी दूर आना जाना, लेके आना किराया, इसलिए पब्लिक वहां नहीं पहुंचती, लोकल लोगों को तो खरीदते हैं वहां से। और कोई सवाल? गंवार का चारा सबसे बेस्ट होता है। मोट का तो देखो रहा नहीं, बहुत कम होता है। मूंग में तो निरा जहर है, अपने 4-4, 5-5 स्प्रे कर दी तो उनके शरीर में पॉइजन भी हो सकता है, खाने वाले की भी समस्या होगी। चने का चारा फिर ठीक है, चने में अपने स्प्रे नहीं करते हैं। चने का जो खार है अगर बढ़िया है, मिट्टी नहीं है ज्यादा, छान के भी खिलाओ, चना वाला बढ़िया है, गंवार वाला बढ़िया है। मोट खा मिल जाए तो वही बढ़िया है। मूंग वाले से बचा के रखना आप, क्योंकि मूंग नहीं रहा, जहर बन गया है। मूंगफली का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मूंगफली वाला पौष्टिक होता है, सर्दियों के लिए बेस्ट है मूंगफली का चारा। हाँ कुछ समय आप बिता भी सकते हो। बकरी एक ऐसी चीज है कि अपनी चारपाई के पास बांध के भी उसको पाल सकते हो, और खुले ओपन में बिना कोई बांधे आप जंगल में घुमा के भी पाल सकते हो। सबसे सहनशील जीव है बकरी, तो मजबूरी है कुछ समय तो आप उसको बांध के रख सकते हो। बाड़े में ओपन रखो ना, कभी है ना गले में उनके सांकड़ मत रखो बकरों के, जितनी दूर में रखना आपको खुले रखो उनको, चाहे उनके अलग अलग पार्ट बना दो, लेकिन गले में उनको सांकड़ नहीं डालना आपको। 1-2 घर में बकरी है तो उनको तो बांधना जरूरी हो जाता है, लेकिन अपने 10-15 बकरी, अगर 10 से 10 बकरी भी अपने पास है तो उनके लिए जाली लगा के अलग से फॉर्मेशन तैयार करो, उसमें ओपन घूमने दो उनको। बिल्कुल दिक्कत है। अगर मान लो आपके पास देसी बकरियां भी है, देसी बकरा भी है, और आपने उसका बंदेकरण नहीं करवाया हुआ है, और सिरोही वाली बकरी आप उन साथ में रख रहे हो, चराने के लिए साथ लेके चले गए, तो आपकी सिरोही की नस्ल खराब हो सकती है भाई। लापरवाही वजह से सिरोही की नस्ल वो देसी बन सकती है, क्योंकि वो बकरा है देसी वाला, अगर उससे प्रजनन हो गए तो वो नस्ल खराब हो जाएगी आपकी। नुकसान बकरों से है ज्यादा, तो जिस बकरों से आप प्रजनन नहीं करवाना चाहते उन बकरों को कभी बकरियों के साथ मत मिलाओ। सिरोही वाले को साथ में रखो, क्या दिक्कत है, उससे कभी प्रजनन होता भी है तो अपने नुकसान नहीं, फायदा ही है। हाँ रह सकती हैं, आराम से रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा साइज का, हाइट का, कलर का ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। देसी में सिरोही में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देसी बकरा जिससे आप प्रजनन नहीं करवाना चाहते, वो बकरा कभी भी खुले में बकरियों के साथ मत रखना, नहीं तो आपकी फसल है वो नस्ल है वो खराब हो जाएगी आगे बस। या फिर आप जो जैसे टाइम निकलता है 3-4 महीने का, 5 महीने का होता है, तो उसको बंध्याकरण करवा दो, उसका कूट करवा दो, सूदा करना बोलते हैं जिसको आपको देसी भाषा में, वो करवा दो, तो उससे टेंशन ही नहीं है फिर। लगभग ये मानो कि 1.5 से 2 साल का बकरा, हाँ 15 महीने के बाद वो लगभग वेट गेन कर लेता है। और ज्यादा वेट भी है ना उसका, एक है ना दूध पीते बच्चे कभी मत लेके आना। अपने भी अगर माँ के पास से दूध पीते बच्चे को अगर लेके जाए तो उसमें शौक में चला जाता है, वो 2-3 महीने तो वजन बढ़ने की बजाय उसका घटता ही रहता है। तो दूध पीते बच्चे को कभी, 3 महीने के बच्चे को कभी खरीद के मत लाना आप, दूध पी रहा है तो आप कम से कम खरीद के लाओ तो 5 से 6 महीने का बच्चा खरीद के लेके आना हमेशा कभी भी। क्योंकि आप जब वो आप देखोगे आपका मन करेगा अरे कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन उससे में दूध पी रहा है, बचपन में है वो, अभी उसको कोई टेंशन नहीं है। अगर अचानक आपने उसको दूध से अलग कर दिया, मां से अलग कर दिया, वो शौक में चला जाएगा। फिर 2-3 महीने बिल्कुल उदास निराश रह के वो बीमार भी हो सकता है, मर भी सकता है, ये समस्या आती है। और इधर खरीदने वाले ये भी कर देते हैं, एक बकरी के मान लो 3 बच्चे हैं, या फिर किसी बकरी मर गई है, बच्चे लावारिस है उसके, तो वो क्या है कि बिना ब्याई बकरी हुई के 2 बच्चे लगा के दे देंगे आपको, ये इसी के बच्चे हैं। ये मैंने देखा है, महसूस किया है, जो जान पहचान वाले उनके साथ चीटिंग हुई है, किसी और का बच्चा बकरी का दूसरे के लगा के दे दिया, यहाँ आने के बाद बच्चे मर गए।
40 से 45 बच्चे मर गए 100 बकरियों के। अब क्लाइमेट तो राजस्थान का सेम है, ऐसा क्या खिलाया, खाना भी सेम था, मनने का कारण क्या था? बस यही था, कोई न कोई चीटिंग हुई उसके साथ। एक आप अगर पहले से आपके पास बकरियां हैं और बकरियां आप लेके आ रहे हो तो लाते ही सभी बकरियों के साथ मत मिलाना। अगर मान लो अगले ने वैक्सीन नहीं किया, टीकाकरण नहीं किया, कोई बीमारी है तो आते ही आपकी सभी बकरियों को बीमार कर देगी, वो ले बैठेंगे आपके पूरे फार्म को। तो कम से कम 20 दिन उस बकरी को अलग रखो जो नई लेके आ रहे हो, पास में मत आने दो। और अगले को कंफर्म पूछो कि टीकाकरण कब किया था, सही सही बताना भाई साहब, कोई भी दिक्कत नहीं, दवाई का पैसा तो मेरा लगेगा लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा, ईमानदारी से बता दो टीकाकरण कब किया था, कौन कौन सा किया था। आप खुद भी करना शुरू कर दोगे बाद में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। अब देखो मैं फोन पर तो बात नहीं कर सकता, क्यों, हजारों लोगों के फोन एक दिन में आ जाते हैं। तो व्हाट्सएप जो नंबर दिए हुए हैं, कोई समस्या आती है एनएलएम के बारे में आपको कहीं भी कोई स्टेज पर, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना, सबका जवाब दूंगा मैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। लगभग 1000 किसानों की रोजाना मदद करता हूं मैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपकी भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।